नमस्ते दोस्तों। प्रथम आईएएस की डेली न्यूज एनालिसिस प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। आज हमने पीआईबी के साथ साथ द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस जैसे न्यूज़पेपर से भी कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट न्यूज़ को पिक किया है जो कि यूपीएससी प्रीलिम्स एंड मेंस परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है। ठीक है, आपके जो भी कोर्सेज से रिगार्डिंग जितने भी डाउट्स हो इस नंबर पर व्हाट्सअप मैसेज कीजिएगा, आपको सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। कमेंट सेक्शन में एप्लीकेशन की लिंक दे रखी है ना, मोबाइल एप्लीकेशन की, उसको डाउनलोड करके कोर्सेज को विजिट जरूर कीजिएगा। ठीक है, आज की जो पहली न्यूज़ थी वो थी भारत फ्रांस संबंध और सामरिक सहयोग पर, जिसमें जो G7 का जो शिखर सम्मेलन हुआ है उसके संदर्भ में भी बातों को बताया गया। ठीक है, अब देखिए समाचार ब्रीफ में जान लेते हैं कि क्या है आज का समाचार। G7 शिखर सम्मेलन के दौरान फ्रांस के एवियन शहर में प्राइम मिनिस्टर ने वैश्विक साझेदारी और विश्वास बहाली पर जोर दिया। इस दौरान भारत और फ्रांस ने अपने रक्षा, इंडो पैसिफिक, परमाणु ऊर्जा और आपूर्ति श्रृंखला जैसे जो सामरिक सहयोग की जो बातें हैं उस पर मतलब फोकस्ड सारी अपनी बातें रखी। ठीक है, अब आपको पता पिछले एक दो दिनों से भी फ्रांस पर अपन काफ़ी न्यूज़ें कवर कर रहे हैं। तो 1998 में दोनों देशों के बीच में स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप स्टार्ट हुई, है ना। 1998 में जब पोखरण परमाणु परीक्षण हुआ था तो बहुत सारे पश्चिमी देशों ने भारत के ऊपर प्रतिबंध लगा दिए थे, लेकिन फ्रांस उस समय बहुत गिने चुने देशों में ऐसा देश था जिसने कहीं ना कहीं जो भारत के ऊपर प्रतिबंध लगाए थे उनका विरोध किया, है ना। तब से लेकर के आज तक हम फ्रांस के साथ में रक्षा, अंतरिक्ष, परमाणु ऊर्जा, इन तीन स्तंभों पर बहुत अच्छे से साझेदारी को निभा रहे हैं। ठीक है, यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखिए कि भारत और फ्रांस के बीच में 1998 में रणनीतिक संबंध शुरू हुए थे। ये आपको फैक्ट पता होना चाहिए, मेंस में भी काम आएगा, प्रीलिम्स में भी काम आएगा। ठीक है, दोनों देशों ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में सुरक्षा, समुद्र डकैती रोधी अभियान या फिर नौ परिवहन की स्वतंत्रता की बात हो तो उसके लिए संयुक्त रणनीतिक विजन पर ये दोनों देश काम कर रहे हैं। ठीक है, वरुण जो कि नौसेना का जो संयुक्त सैन्य अभ्यास है ना, गरुड़ वायुसेना के लिए और शक्ति थल सेना के लिए ये जो अभ्यास है वो किए जाते हैं भारत और फ्रांस के बीच में। इंटरनेशनल पहले अगर देखें तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस पे भारत और फ्रांस ने सहयोग प्रदान किया है। कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर CDRI जैसी दो पहल है, उसमें भी इंडिया एंड फ्रांस दोनों ही सहयोग के साथ में आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, मेंस के लिए आपको पता होना चाहिए कि स्ट्रेटेजिक इकोनॉमी यानी कि भारत के साथ फ्रांस का जो संबंध है वो एक महाशक्ति के रूप में, जैसे मतलब एक महाशक्ति के रूप में क्यों, क्योंकि अपन किसी एक बड़े देश के ऊपर डिपेंड नहीं होते हुए कहीं ना कहीं जो अलग अलग देशों के साथ में जो संबंध विकसित कर रहे हैं, जिससे अपना क्या होती है, अपनी गुट निरपेक्षता बनी रहती है ना। अपन किसी भी एक पक्ष की तरफ झुके हुए नहीं है, ठीक है ना। अत्यधिक एक पक्ष की तरफ निर्भर हुए बिना अपनी स्वतंत्र विदेशी नीति का पालन कर सकते हैं। ठीक है, रक्षा टेक्नोलॉजी उसका हस्तांतरण की बात फ्रांस के साथ में हुई है। मेक इन इंडिया के तहत जो भी राफेल का निर्माण है, ठीक है, स्कॉर्पियन जो पनडुब्बियां हैं उनके निर्माण की बात करें तो भारत की जो रक्षा निर्माण क्षमता है वो फ्रांस के साथ में कहीं ना कहीं सहयोग से अपनी बढ़ी है। ठीक है, दोनों देश एक ध्रुवीय वैश्विक व्यवस्था का समर्थन करते हैं, बहुध्रुवीय वैश्विक व्यवस्था है उसका समर्थन करें, यानी कि किसी एक देश के पास बहुत ज़्यादा पावर नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना, नियम आधारित व्यवस्था हो और विश्वसनीय आपूर्ति श्रृंखला भी स्थापित हो सके। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों पर भारत और फ्रांस मिलकर के काम कर रहे हैं। ओके, अब प्रीलिम्स का क्वेश्चन देख लीजिए इस न्यूज से कि भारत और फ्रांस रणनीतिक संबंधों के संदर्भ में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए, कौन सा सही है। भारत ने किसी भी पश्चिमी देश के साथ अपनी पहली आधिकारिक सामरिक साझेदारी फ्रांस के साथ वर्ष 1998 में 1998 में स्थापित करी थी। ठीक है, सही बात है। वरुण और शक्ति क्रमशः भारत और फ्रांस के बीच में आयोजित होने वाली द्विपक्षीय नौसेना और थल सेना अभ्यास है। ठीक है, तो दोनों ही इसके आंसर हो जाएंगे सही। ठीक है ना। ओके, मेंस के लिए देखिए बदलते वैश्विक भू राजनीतिक जो परिदृश्य है, ठीक है, इसमें भारत और फ्रांस के संबंध की जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है उसको मजबूत करने के लिए किस प्रकार जो ये संबंध है वो मील का पत्थर साबित हो रहा है उसके बारे में आपको लिखना है। इस क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, घर पे रह करके खुद से चेक करना है, गूगल कर सकते हैं सारी चीज़ों को लिखने के लिए, बाकी आपको प्रैक्टिस करनी है लिखने की। ठीक है, अब देखिए पश्चिमी एशिया का संकट है ऊर्जा सुरक्षा। देखिए ब्रीफली न्यूज़ को देखते हैं कि पश्चिमी एशिया में बढ़ते भू राजनीतिक तनाव, ठीक है, जैसे ईरान, इसराइल, है ना, रूस यूक्रेन हो गया,
रूस यूक्रेन तो चलो ठीक है, वो दूर की बात होगी, लेकिन अभी जो हाल ही में इसराइल ईरान वाला जो वॉर चल रहा है, उसकी वजह से भू राजनीतिक तनाव बढ़ा है। ठीक है ना। संघर्ष के कारण भारत के जो वैश्विक मंच है, जहां से तेल की आपूर्ति भारत को होती थी, उसमें कहीं ना कहीं व्यवधान हुए। समुद्री मार्गों की असुरक्षा को देखा जा सकता है, जिसमें समुद्री जो जहाज है उनके ऊपर बहुत पिछले 2-4 दिनों से लगातार हमले किए जा रहे हैं। ठीक है ना। तो ये कहीं ना कहीं भारतीय प्रवासियों की जो सुरक्षा है उसके ऊपर भी गंभीर चिंता का विषय बना हुआ है, ईंधन के साथ साथ। ठीक है। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि जान लेते हैं कि जो पश्चिमी एशिया के जितने भी देश है ना, उसके साथ में भारत के बहुत पुराने व्यापारिक और सांस्कृतिक संबंध बने हुए हैं। ठीक है ना। अब 1970 के दशक से तेल संकट के बाद भारत की अपनी ऊर्जा सुरक्षा पूरी तरीके से खाड़ी देशों पर निर्भर हो गई। ठीक है ना। अब खाड़ी देशों में बहुत सारे भारतीय जो कामगार है वो काम करते हैं, और उनके द्वारा से रेमिडेंस भेजा जाता है ना, वो कहीं ना कहीं भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत आधार प्रदान करता है। ठीक है ना। क्योंकि अपने पास विदेशी मुद्रा आ जाती है। ठीक है। ओके। अब कहीं ना कहीं भारत की जो गुट निरपेक्षता है, उसने इसराइल और अरब देशों के बीच में समान संबंध की नीति अपना रखी है। ना तो किसी की तरफ ज्यादा झुकाव है, ना ही किसी के साथ में ज्यादा तनाव की स्थिति। तो ये जो नीति है ना, वो है लिंक वेस्ट। लिंक वेस्ट की नीति इसको जानते हैं। ये कहीं ना कहीं टर्मिनोलॉजी अगर आप अपने आंसर में यूज करेंगे मेंस में, तो मतलब कहीं ना कहीं आधा नंबर आपका बढ़ ही जाएगा। ठीक है। प्रीलिम्स के लिए देखिए, हॉर्मुज जलप्रबंध, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, इसमें क्या है, ये ओमान की खाड़ी और फारस की खाड़ी के बीच में एक संकीर्ण रास्ता है ना। मैप आप गूगल करके देखिएगा इसका। ठीक है। दुनिया का लगभग 1/3 जो समुद्री तेल का व्यापार है ना, वो इसी जलमार्ग से होता है। लाल सागर और स्वर्ग नहर, बाबल मंदेव जो स्ट्रेट है, स्ट्रेट ऑफ बाबल मंदेव, लाल सागर में तनाव के कारण जहाजों को केप ऑफ गुड ऑफ का चक्कर लगाकर पड़ता है, जिसे ठीक है। अब देखिए, बाबल मंदेव कहाँ पर स्थित है, किन किन सागरों को जोड़ती है ये स्ट्रेट, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है ना। तो लाल सागर और कहीं ना कहीं अरब सागर से सीधा कह सकते हो। ठीक है ना, बड़े रूप में अगर कहें तो। अब देखिए, भारत संकट जो तेल संकट होता है, उसके लिए विशाखापट्टनम, मंगलोर, पादुर में जो भूमिगत कच्चे तेल के भंडारण स्थापित किए हैं ना, वो कहीं ना कहीं अपने आपूर्ति संकट को निपटाने में सहयोग दे सकते हैं, है ना। कहीं ना कहीं इसको और बड़े लेवल पर बढ़ाने की जरूरत है। ठीक है। मेंस के लिए कहीं ना कहीं ऊर्जा सुरक्षा पर आघात को लिखना है आपको, इसको जोड़ करके कि ऐसे अगर अनस्टेबिलिटी बनी रहेगी, तो कहीं ना कहीं भारत की ऊर्जा सुरक्षा को खतरा बना रहेगा। ठीक है। भारतीय प्रवासियों की भी सुरक्षा करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर युद्ध हो रहा है वहाँ पर, तो भारतीय जो 85 लाख प्लस भारतीय प्रवासी वहाँ पर काम करें, उनकी भी मतलब कहीं ना कहीं जीवन को संकट है। तो उनका जीवन बचाना भी अपना एक अहम, मतलब कहीं ना कहीं नैतिक मूल्य है। ठीक है ना। कूटनीतिक संतुलन भी बना करके रखना है, ना तो अपने को इसराइल की तरफ ज़्यादा बढ़ना है, ना ना ही अपन ईरान की तरफ ज़्यादा झुक सकते हैं, ना यूए की तरफ। तो इन इन सभी पक्षों पर अपने को संतुलन बना करके चलना पड़ेगा। ठीक है। प्रीलिम्स का क्वेश्चन, भौगोलिक दृष्टि से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज निम्नलिखित में से किन दो जल निकायों को आपस में जोड़ता है, तो ये फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी। ठीक है। ओके। मेंस में पश्चिमी एशिया में बढ़ते भू राजनीतिक तनाव भारत की ऊर्जा सुरक्षा विदेश नीति के लिए नई चुनौतियां उत्पन्न कर रहा है। समीक्षा कीजिए, सिंपल सवाल है ना। कौन कौन से कारण है वो आपको लिखने हैं, प्रभाव इससे क्या हो रहे हैं, ठीक है ना, वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है वो भी लिखना है। ठीक है। जोजिला टनल परियोजना और सीमावर्ती बुनियादी ढांचा, देखिए, अब ये जो टनल है ना, वो लद्दाख और कश्मीर घाटी के बीच में निर्बाध रूप से सड़क संपर्क की सुविधा प्रदान करेगी, है ना। अब ये कितनी ऊंचाई पर है, लगभग 11,500 फीट की ऊंचाई पर है। और 1999 में जब कारगिल युद्ध के दौरान इस मार्ग की सामरिक संवेदनशीलता खुलकर के सामने आई, तब जाकर के इसके निर्माण की महत्ता को इंगित किया गया। ठीक है। भौगोलिक स्थिति देखें इसकी, तो जोजिला दर्रा श्रीनगर कारगिल लेह, ये जो राष्ट्रीय राजमार्ग NH1 है ना, इसके ऊपर स्थित है। NH1 श्रीनगर कारगिल और लेह के राष्ट्रीय राजमार्ग पर, है ना। ये कश्मीर घाटी को लद्दाख, कारगिल और लेह से जोड़ेगा। ठीक है। ये एशिया की सबसे लंबी द्विदिशात्मक बाई डायरेक्शनल सुरंग है। ठीक है। लगभग 14 किलोमीटर के आसपास है। और NHI DCL द्वारा इसका निर्माण किया गया। ठीक है। मेंस के लिए देखें, तो राष्ट्रीय सुरक्षा, सैन्य सुगमता, कहीं ना कहीं जो LAC है, वास्तविक नियंत्रण रेखा, और LOC है ना, इन दोनों मोर्चों पर मतलब अबाध रूप से आपूर्ति को विकसित किया जा सकता है, जिसमें सैन्य के साथ साथ रसद, है ना, माल परिवहन को भी मतलब वहां तक पहुंचाया जा सकता है। ठीक है। क्षेत्रीय आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, कहीं ना कहीं लद्दाख में ये जो असुरक्षा का भाव रहता है वहाँ के नागरिकों में, इस तरीके का निर्माण कहीं ना कहीं उनमें
देश के प्रति या फिर अपने कहीं न कहीं जो सरकार के प्रति विश्वास है ना, उसको जगाने की कोशिश कर रहे हैं, है ना? उसको जगाने में अपन महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं, ठीक है? सीमावर्ती जो अवसंरचना है, उसको कहीं न कहीं डेवलप करना अपने जो पड़ोसी देशों के साथ में जो संबंध है ना? उसको भी कहीं न कहीं शांतिपूर्वक बढ़ाने की तरफ अपन अग्रसर हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर सीमावर्ती अपन विकास करेंगे तो कहीं न कहीं जो अपने साथ में जो देश है, जो सीमा साझा कर रहा है, उसको भी ये लगेगा कि हम विकास कर रहे हैं, हम सीमाओं के साथ में अपने जो भी अवसंरचनाएँ हैं, उनको मजबूत कर रहे हैं, ठीक है ना? तो वो कहीं न कहीं अपनी तरफ से पहले हमले करने से पहले सोचेगा क्योंकि अपन भी उसके लिए तैयार हैं, ठीक है? जोजिला सुरंग परियोजना के बारे में बताइए, ये NH-1 पर स्थित है, ठीक है। ये पूरा होने के बाद कश्मीर घाटी और लद्दाख के बीच में हर मौसम कनेक्टिविटी बनी रहेगी और एशिया की सबसे लंबी दिशात्मक सुरंग है तो दोनों ही होगी सही, ठीक है। कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के बावजूद सीमावर्ती अवसंरचना का विकास केवल क्षेत्रीय कनेक्टिविटी का साधन नहीं है बल्कि ये राष्ट्रीय सुरक्षा का अनिवार्य आवश्यकता भी है, ठीक है ना। जोजिला सुरंग परियोजना के संदर्भ में इस कथन का विश्लेषण कीजिए, ठीक है, आपको लिखना है। ओके, प्रवाल भित्तियों का स्थानांतरण देखिए, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा निकोबार द्वीप क्षेत्र के कोरल ट्रांसलोकेशन की एक अनूठी और वैज्ञानिक पहल शुरू की गई है, ठीक है ना। इसका उद्देश्य तटीय विकास और ग्लोबल वार्मिंग के कारण नष्ट हो रहे कोरल को बचाना है, ठीक है। कोरल कहीं ना कहीं रेन फॉरेस्ट ऑफ सी कहा जाता है क्योंकि ये अत्यधिक समुद्री समृद्ध जो समुद्री जैव विविधता है उसका समर्थन करती है। और पिछले कुछ दशकों में आपको पता है अल नीनो जैसी घटनाएं हुई है, समुद्र का तापमान बढ़ रहा है, महासागरीय जो अम्लीकरण है, सैलिनिटी है वो कहीं न कहीं बढ़ रही है। उसकी वजह से प्रवाल विरंजन, कोरल ब्लीचिंग हो रही है। कोरल के जो मतलब जो सहसंबंध होता है ना शैवाल के साथ में, वो खत्म हो रहा है, ठीक है। अब भारत में मन्नार की खाड़ी है, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, कच्छ की खाड़ी, इन सारे क्षेत्रों में कोरल क्षेत्र पाया जाता है ना। अब जैसा कि ग्रेटर निकोबार विकास योजना के कारण इसके नुकसान की भरपाई के लिए भारत में पहली बार बड़े पैमाने पर वैज्ञानिक कोरल ट्रांसलोकेशन तकनीकों का सहारा लिया जा रहा है ना। कि आपको पता है कि ग्रेट निकोबार जो विकास कार्यक्रम है उसकी वजह से भी बहुत सारे कोरल को नुकसान पहुंचा है। तो उसको कहीं ना कहीं पुनर्जीवित या फिर पुनर्निर्माण करने के लिए ये जो ट्रांसलोकेशन वाली व्यवस्था है ना उसके ऊपर कार्य चल रहा है। अब देखिए कोरल ट्रांसलोकेशन क्या है। इसके तहत क्या होगा कि स्वस्थ कोरल के जो टुकड़े हैं ना या फिर उसकी पूरी कॉलोनी है, उनके मूल संकटग्रस्त स्थान से लेकर के वैज्ञानिक रूप से एक सुरक्षित, अनुकूल और कृत्रिम या फिर प्राकृतिक आवास पर प्रत्यारोपित किया जाएगा, ठीक है। आवश्यक स्थिति कौन सी है प्रवाल विकसित होने के लिए? एक तो उतला और साफ पानी होना चाहिए, ठीक है ना, छिछला पानी होना चाहिए। सूर्य का प्रकाश पहुंचा जाना चाहिए उस जल में जितनी गहराई पर वो होंगे, ठीक है। 27 से लेकर के 40 प्रति मतलब प्रति 1000 की सैलिनिटी होनी चाहिए, ठीक है। और अनुकूल तापमान है 20 से 28 डिग्री के बीच में होना चाहिए, तब जाकर कोरल अच्छी तरीके से पनप सकते हैं, ठीक है। कोरल पॉलिप्स और जुजैंथली जो शैवाल होती है उसके बीच में इनके बीच में जो सहजीवी संबंध होता है और फिर शैवाल सहारा प्रदान करती है और कहीं ना कहीं जो पॉलिप है वो उसको स्थानांतरित करती है एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है ना। और जो शैवाल है वो कहीं ना कहीं प्रकाश संश्लेषण के थ्रू भोजन भी प्रदान करती है और रंग प्रदान करती है, ठीक है, कोरल को। मेंस में देखिए पारिस्थितिकी संतुलन से जोड़ करके लिख सकते हो, तटीय संरक्षण के मुद्दे को जोड़ करके लिख सकते हो, और टेक्नोलॉजी की सीमाएं हैं, मतलब ये बहुत खर्चीली है, जटिल प्रक्रिया है ना, ये सारी चीज़ें भी इसमें आप मेंस के आंसर में लिखा जा सकता है इसके ऊपर। अब देखिए प्रवाल भित्तियों के विकास के लिए कौन सी परिस्थितियाँ आदर्श मानी जाती है? अत्यधिक गहरा और गाद से युक्त पानी गलत, 20 से 28 डिग्री टेम्परेचर सही, कम लवणता युक्त मीठा जल ठीक है, दूसरा और तीसरा सी, केवल दूसरा माना है क्या? कम लवणता युक्त मीठा जल, नहीं 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 नहीं, इसमें क्या है लोकेशन? उच्च लवणता, ठीक है ना, उच्च लवणता वाला पानी, ठीक है, तो केवल दो हो गया सही इसका। तटीय विकास परियोजना और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन के लिए प्रवाल स्थानांतरण तकनीक की भूमिका और सीमाओं का आलोचनात्मक मूल्यांकन के बढ़िया आंसर, बढ़िया क्वेश्चन है, इसको बढ़िया तरीके से लिखने की कोशिश करना, क्योंकि ज्यादा न्यूज में था। इसको आप अगर याद भी करते हैं तो कहीं और भी लिखकर लिख सकते हैं इसको, ठीक है ना, टेक्नोलॉजी के रूप में, है ना। देखिए भारत में रोजगार और जनसांख्यिकी की स्थिति क्या है, चुनौतियां क्या है, उसके बारे में अपन देखते हैं थोड़ा सा, ठीक है। लोकसभा अध्यक्ष ने विकसित भारत युवा संसद 2026 के उद्घाटन अवसर पर युवाओं से देश के विकास का नेतृत्व करने का आह्वान किया, है ना। इसके दौरान भारत की जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है उसमें उभरती हुई जो रोजगार की चुनौतियां उस पर भी विस्तृत रूप से चर्चा की गई, ठीक है।
कार्यशील युवा कौन सा है? जो 15 वर्ष से लेकर के 15 से 59 वर्ष की आयु के बीच में रहता है। ठीक है ना? अभी लगभग भारत की जो एवरेज एज है ना वो 27 वर्ष है। तो भारत एक युवा देश है, और अगर युवा देश के साथ में कौशल नहीं होगा, ठीक है ना, अच्छी शिक्षा नहीं होगी, तो कहीं न कहीं वो विकास नहीं कर सकता। ठीक है ना? इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। ओके, ठीक है? भारत के पास जनसांख्यिकीय के लाभांश है, लेबर फोर्स पार्टिसिपेंट रेट इंडिया का बहुत अच्छा है, ठीक है ना? 54-55% के आसपास है ना? तो और जो स्थानीय निकाय हैं, उनमें महिलाओं की भागीदारी 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हुआ था, उसके तहत 33% की जो आरक्षण थी, वो सुविधा प्रोवाइड करवाई थी, है ना? और ये कई राज्यों में 50% तक पहुँच गया। तो ये सारी चीज़ें कहीं न कहीं युवाओं की भागीदारी को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। ठीक है? रोज़गार का औपचारीकरण किया गया है ना? भारत का 90% कार्यबल अभी भी जो असंगठित या फिर इनफॉर्मल सेक्टर में है, जिन्हें सामाजिक सुरक्षा का लाभ नहीं मिलता। ठीक है ना? तो औपचारीकरण रोजगार का जरूरी हो गया। कौशल विकास की बहुत ज़्यादा कमी है। ठीक है ना? एआई ऑटोमेशन इस युग में भारत के युवाओं को री स्किल और अप स्किल करना बहुत ज़्यादा जरूरी हो गया। ठीक है ना? महिलाओं के नेतृत्व वाला विकास चाहिए आपको, अगर भारत को 2027 तक विकसित भारत बनाना है तो। ठीक है ना? तो ये सारी चीज़ें आपको आंसर में ऐड करनी पड़ेगी। श्रम बल भागीदारी दर की सर्वोत्तम परिभाषा क्या है? तो इसमें यह है कि कुल जनसंख्या का वह प्रतिशत जो कार्यरत है या फिर सक्रिय रूप से रोजगार की तलाश कर रहे हैं। ठीक है ना? ये हो जाएगा श्रम बल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। ठीक है? ओके। भारत के पास डेमोग्राफिक डिविडेंड की एक सीमित अवधि उपलब्ध है 2050 तक। ठीक है? इस इसे आर्थिक समृद्धि में बदलने के लिए रोजगार सृजन, कौशल विकास की नीतियों में किस प्रकार संरचनात्मक सुधार की आवश्यकता है, इसको आपको लिखने की प्रैक्टिस करनी है। ये सारे क्वेश्चन जो मैंने ऐड किए ना, बहुत ही शानदार, बहुत ही ज़्यादा काम के क्वेश्चन है। उसको आपको लिखेंगे तो आपके कहीं न कहीं 2027 वाले 28 वाले मेंस में ये सारी चीज़ें काम में आने वाली है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। ठीक है ना? ओके। अब देखिए इसका सारा, ये न्यूज़ तो ज़्यादा कुछ काम की थी नहीं, सीधा प्रेजेंस का क्वेश्चन देख लेते हैं। पूसा बायोडिकम्पोजर तकनीक जो हाल ही में चर्चा में रही, प्राथमिक कार्य क्या है इसका? तो धान के अवशेष जो है ना, पराली को खेत में ही खाद के रूप में परिवर्तन करने की इसकी जो कला है उसको, या फिर इसकी जो टेक्नोलॉजी है उसको इसके माध्यम से देखा जा सकता है। ठीक है? ओके। तो आज के न्यूज़ में इतना ही। अपने ऐप पर आपके सारे कोर्सेज वगैरह अपडेट कर दिए, उसको जाकर के जरूर चेकआउट कीजिएगा। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।